नमस्कार। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तैयार की गई आज के इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। ये 14 जुलाई 2025 की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर हमारी बातचीत का पहला भाग है। हो सकता है कुछ विषयों पर हम पहले भी बात कर चुके हों, तो ये एक तरह से दोहराव भी हो सकता है। आज हम कई स्रोतों से मिली अहम जानकारियों पर गौर करेंगे। इसमें आईएफसीए है, पौंग डैम और भद्राकाली झील जैसे वन्यजीव अभयारण्य, आकाश मिसाइल प्रणाली, ब्रिक्स समूह, प्लेग, क्लाउड सीडिंग तकनीक, कृष्ण मृग यानी ब्लैक बक की स्थिति, ऑपरेशन शिवा और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी एसटीपीआई भी शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईएफसीए की ताज़ा खबर से। सुनने में आया है कि ताइवान के सबसे बड़े निजी बैंक सीटीबीसी बैंक ने जीआईएफटी सिटी में एक आईएफएससी बैंकिंग यूनिट मतलब आईबीयू स्थापित करने के लिए अर्जी दी है। तो ये आईएफसीए है क्या और इसका क्या महत्व है? जी, आईएफएससीए यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, ये 2019 के एक एक्ट के तहत बना है। एक स्टैट्यूटरी प्राधिकरण है ये। इसका मुख्य काम है भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हैं, आईएफएससी जिन्हें कहते हैं, जैसे गिफ्ट सिटी, वहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंस्टीट्यूशंस के विकास और विनियमन मतलब डेवलपमेंट और रेगुलेशन दोनों को देखना। अच्छा। पहले ये काम आप देखें तो आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीआई, आईआरडीआई जैसे कई अलग अलग रेगुलेटर्स देखते थे। अब आईएफएससीए एक तरह का यूनिफाइड रेगुलेटर है। इसका मुख्यालय, जैसा आपने कहा, गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में है। तो मतलब अब एक ही जगह सारे नियम वियम तय होते होंगे, विदेशी बैंकों के लिए आसान हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल। एक ही रेगुलेटर होने से प्रक्रिया सरल होती है, नियम स्पष्ट होते हैं। और ये जो सीटीबीसी बैंक का आना है, ये दिखाता है कि भारत, खासकर गिफ्ट सिटी, एक ग्लोबल फाइनेंस हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। उल्लंघन करके भैंसें चर रही हैं। ये अभयारण्य कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। पोंग डैम झील को महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। ये ब्यास नदी पर बने पोंग बांध से बनी एक मानव निर्मित झील है और ये भारत का सबसे ऊंचा अर्थ फिल्ड डैम है। 1975 में बना था। 2002 में इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया था। यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां, खासकर बार हेडेड गीज और सांबर बार्किंग डियर जैसे जानवर मिलते हैं। अच्छा, और एक और झील चर्चा में है, भद्राकाली झील, तेलंगाना में। वहां कार्यकर्ता उसके सिकुड़ने को लेकर चिंतित हैं। जी, भद्राकाली झील वरंगल, तेलंगाना में है। ये एक कृत्रिम झील है जिसे 12वीं सदी में काकतीय वंश के गणपति देव ने बनवाया था। इसके पास ही प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर भी है, जो काफी पुराना है। चालुक्य शासन के समय का बताया जाता है, शायद 625 ईस्वी के आसपास का। चले अब रक्षा क्षेत्र की ओर चलते हैं। आकाश मिसाइल प्रणाली। खबर है कि ब्राजील ने भारत से इसे खरीदने की बातचीत रोक दी है। ये प्रणाली क्या है? आकाश एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है, मतलब यहीं भारत में बनी है। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे सैम कहते हैं। डीआरडीओ ने इसे डिजाइन किया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल इसे बनाती है। इसकी रेंज लगभग 4.5 से 25 किलोमीटर है और ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। मैक 2.5 से 3.5 तक की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें राजेंद्र नाम का एक बहुत शक्तिशाली रडार लगा है, फेज्ड अरे रडार, जो एक साथ कई लक्ष्यों को पहचानकर निशाना साध सकता है। तो ये तो काफी उन्नत प्रणाली लगती है। ब्राजील के साथ बात क्यों रुक गई? क्या ये भारत के रक्षा निर्यात के लिए कोई झटका है? देखिए, किसी एक डील का रोकना निराशाजनक हो सकता है, पर इसके कई कारण हो सकते हैं, तकनीकी, वित्तीय या राजनीतिक भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने ऐसी एडवांस सिस्टम खुद बनाई है। जी, ये आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा उदाहरण है। और रक्षा निर्यात एक लंबी प्रक्रिया होती है, बातचीत चलती रहती है। सही कहा। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय समूह ब्रिक्स की बात करें। ये भी आजकल काफी चर्चा में रहता है। जी, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसकी शुरुआत तो 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील ने ब्रिक शब्द से की थी। तब इसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं था, वो 2010 में शामिल हुआ। और हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य बन गए हैं। अरे वाह, तो ये तो काफी बड़ा समूह हो गया अब। हाँ बिल्कुल, अब ये समूह दुनिया के लगभग 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है
और इनकी मिलीजुली अर्थव्यवस्था दुनिया की जीडीपी का करीब 28% है। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाना है। इनका अपना बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), जिसका मुख्यालय शंघाई में है। लेकिन इतने सारे नए सदस्य, क्या ऐसे समूह के अंदर तालमेल बिठाना मुश्किल नहीं होगा? ये एक चुनौती जरूर है। ज्यादा विविधता का मतलब है ज्यादा दृष्टिकोण, लेकिन साथ ही आम सहमति बनाना शायद और जटिल हो जाए। ये देखना होगा कि ये विस्तारित समूह कितना प्रभावी रहता है। ठीक है, अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर। अमेरिका के एरिजोना में न्यूमोनिक प्लेग से मौत हुई है। प्लेग के बारे में क्या जानना जरूरी है? प्लेग एक बैक्टीरियल बीमारी है, यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये आमतौर पर संक्रमित जानवरों जैसे चूहों पर रहने वाले पिस्सू के काटने से फैलती है। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं: ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक और न्यूमोनिक। न्यूमोनिक प्लेग सबसे गंभीर है क्योंकि ये फेफड़ों पर असर करता है और हवा से भी फैल सकता है। एंटीबायोटिक से इसका इलाज हो सकता है, लेकिन जल्दी शुरू करना बहुत जरूरी है, वरना ये जानलेवा हो सकता है। अच्छा, एक और तकनीक जो खबरों में है, क्लाउड सीडिंग। टेक्सास में बाढ़ के बाद इस पर चिंता जताई गई है। ये क्या है? क्लाउड सीडिंग मतलब एक तरह से बादलों में बीज बोना। ये मौसम बदलने की एक तकनीक है। इसमें बादलों में कुछ पदार्थ जैसे सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हवाई जहाज से डाले जाते हैं। ये पदार्थ पानी की बूंदों को जमने या बड़ा होने में मदद करते हैं, जिससे बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका पहला प्रयोग 1946 में हुआ था। दिलचस्प है। अब वन्यजीवों पर आते हैं। पंजाब के अबोहर वन्यजीव अभयारण्य में ब्लैक बक यानी कृष्णमृग की संख्या में भारी गिरावट आई है। हाँ, ये चिंता की बात है। ब्लैक बक, जिसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकाप्रा है, भारत और नेपाल में पाई जाने वाला एक सुंदर मृग है। ये पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राज्य पशु भी है। मुख्य रूप से खुले घास के मैदानों में रहता है। IUCN के लिस्ट में तो ये लीस्ट कंसर्न है, मतलब कम चिंताजनक, लेकिन भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है, यानी इसे सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है। अबोहर अभयारण्य की खास बात यह है कि ये सरकारी जमीन पर नहीं, बल्कि 13 बिश्नोई गांव की निजी या सामुदायिक भूमि पर फैला हुआ है। बिश्नोई समुदाय वन्यजीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये वाकई खास बात है। अच्छा, एक और ऑपरेशन खबरों में है, ऑपरेशन शिवा। ये अमरनाथ यात्रा से जुड़ा है। जी हाँ, भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है। इसमें 8,500 से ज्यादा सैनिक लगे हैं। ये नागरिक प्रशासन और CAPFs के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें ड्रोन हमलों से निपटने के लिए काउंटर UAS, ग्रिड, संचार व्यवस्था, तकनीकी मदद, बम निरोधक दस्ते सब शामिल हैं। UAV से पूरे रास्ते और पवित्र गुफा की निगरानी भी की जा रही है। मेडिकल और इंजीनियरिंग सहायता भी दी जा रही है। काफी व्यापक तैयारी है। चलिए अंत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI की बात करते हैं। ये देश में डिजिटल बदलाव की अगली लहर लाने की तैयारी में है। STPI की भूमिका क्या रही है? STPI की स्थापना 1991 में हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY के तहत। ये एक स्वायत्त संस्था है। इसका शुरुआती और मुख्य उद्देश्य था देश से सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना, और इसमें यह बहुत सफल रहा है। इसने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क EHTP योजनाओं को लागू किया। और अब ये अगली लहर क्या है? अब STPI क्या कर रहा है? अब STPI का फोकस सिर्फ निर्यात बढ़ाने से आगे जा रहा है। अब ये इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है, जैसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम NGIS जैसी पहल चला रहा है। मतलब अब ये AI, ब्लॉकचेन, IoT जैसी नई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे स्टार्टअप्स को मदद देगा। मेंटोरिंग, फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ। कोशिश है कि भारत सिर्फ IT सर्विस डेस्टिनेशन ना रहे, बल्कि एक प्रोडक्ट नेशन बने। तो आज हमने कई अहम विषयों पर बात की, वित्तीय और नियमन से लेकर पर्यावरण, रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, स्वास्थ्य और सुरक्षा तक। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये सब मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुरक्षा, ऑपरेशन शिवा और रक्षा आकाश में हो रहा है, वहीं पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं पोंग डैम, भद्राकाली, ब्लैक बक सतत विकास के लक्ष्यों से जुड़ी हैं। STPI देश के डिजिटल भविष्य को आकार दे रहा है। इन सारे अंतर संबंधों को समझना UPSC की तैयारी के लिए भी जरूरी है। ये कुछ बिंदु थे जिन पर और सोचा जा सकता है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसी ही जानकारीपूर्ण बातचीत के लिए
हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।